बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 5 मई पाकिस्तान में मंगल की सुबह आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 157। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर पेशावर से, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज की 11 कोर, जो पेशावर के अंदर कोर कमांडर हैं वो 11 कोर के कोर कमांडर हैं, तो 11 कोर और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिलके सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जो पिछले साल मई के महीने में आपको पता है इंडिया के साथ झड़प हुई थी, जिसे मार्का हक कहा गया था, बनियानुल मरसूस भी कहा गया था, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको ये तो पता ही है कि मुल्क के तूलो अर्ज में असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, बाकी सूबाई हुकूमतें या दूसरी जितनी भी स्टेट की मशीनरी है, उन सबको इस काम पर लगाया है कि रैलियां निकालें। स्कूलों को भी महकमा एजुकेशन जो है तकरीबन तमाम सूबों की, उन्होंने भी खतूत लिखे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लेके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सभी को कहा है कि ये जो मई के महीने के पहले 10-12 दिन हैं, ये दबा कर ज़रा इनको सेलिब्रेट करें, इसके अंदर सेमिनार्स करें, वर्कशॉप्स करें, एग्जीबिशंस करें, नारे शारे लगाएं, रैली निकालें। मतलब ये सब कुछ हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर, तो उसी तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस काम पे लगाया गया है। जाहिर है साथ 11 कोर भी शामिल है। अब क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निशान लग गया इस इश्तिहार के अंदर जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो पैसा जो मेरी हुकूमती ट्रेनिंग है उससे मैं आपको बता सकता हूं कि इसका पूरा खर्च जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को करना पड़ेगा। वो है ना कि पसंद साड़ी खर्चा सजना दा। हालांकि बात तो उलट होती थी कि पसंद सजना दी खर्चा साडा, लेकिन यहाँ पर पसंद सजना दी होगी और खर्चा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का होगा क्योंकि उनका नाम लगा दिया गया है। अब 11 कोर तो होगी, लेकिन पैसा सारा खैबर पख्तूनख्वा के बजट में से लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की जेब से ये पैसा लगेगा जो रंगारंग प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर असल में ये है कि पेशावर के अंदर जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका पहले नाम था अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम। फिर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये फैसला किया कि उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रख दिया जाएगा। जब इमरान खान साहब को जेल में इस बात का पता चला तो उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की और कहा कि मेरे नाम पर क्रिकेट स्टेडियम ना बनाया जाए, जिस नाम पर है उसी पर रहने दिया जाए। मैं इस चीज़ का बिल्कुल चशमदीद गवाह भी हूँ और कई दफ़ा बुज़दार साहब को मैंने इमरान खान साहब के कहने पर उनके अहकामात ट्रांसफ़र किए, क्योंकि पंजाब में भी बुज़दार साहब ने भी कई दफ़ा कोशिश की थी कई महकमों के नाम इमरान खान साहब के नाम पर रखने के। इसीलिए अगर आप देखें तो तकरीबन 4 साल के करीब हुकूमत रही पंजाब में भी और फेडरल भी हुकूमत जो थी जिसमें इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। आपको पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में एक ऐसा छोटा सा पार्क, सड़क या कोई ऐसा इदारा नज़र नहीं आएगा जो इस ज़माने में बनाया गया और जिसका नाम जो है वो इमरान खान के नाम पर रखा गया। दूसरी तरफ आप देखें तो मरियम नवाज़ के नाम पर जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो पता नहीं 5,000 हैं कि कितने हैं, वो स्कूलों के नाम नवाज़ शरीफ के नाम, पार्कों के नाम नवाज़ शरीफ के नाम, कॉलेजेस के नाम नवाज़ शरीफ के नाम। हाल ही में विहाड़ी में एक कॉलेज बन रहा है मेडिकल, जिसका नाम अब मरहूमा कुलसूम नवाज़ साहबा के नाम। तो वो तो अपने ख़ानदान की जागीर समझते हैं, हर चीज़ के ऊपर अपना नाम सरकारी खाते से लगाते हैं। फिर आपने देखा कि कब्रिस्तानों तक मरियम नवाज़ साहबा ने अपनी तस्वीर जो हैं वो लगवा दी हैं। आपके सामने हम सब कुछ रखते रहें। तो खान साहब ने यह बात मना की कि मेरा नाम जो है वो क्रिकेट स्टेडियम पर ना लगाया जाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बहरहाल क्योंकि वो जेल में है तो उनका नाम उसके बावजूद, उनके मना करने के बावजूद भी वो नाम रख दिया गया। और अब आज जब 5 मई 2026 को मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त उस क्रिकेट स्टेडियम का ऑफिशियल नाम है इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम जो पेशावर में। अब दोबारा ज़रा आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं ये जो लीफलेट है, जो भी आपने इस इश्तिहार को कहना है, जिसमें इस रंगारंग प्रोग्राम के बारे में बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और आर्मी की 11 कोर इकट्ठे होकर कर रही है। साहिर अली बग्गा और दूसरे बहुत सारे लोग यहाँ पर लोगों के खून को गरमाएंगे, फ़ौजी तराने, फ़ौजी नगमे यहाँ पर पढ़ेंगे, गाएंगे, उसके साथ आतिशबाजी भी होगी, उसके साथ मार्शल डांस भी होगा और पता नहीं क्या कुछ इसके अंदर शामिल है। लेकिन इसमें बारीक वारदात वही जो हमारे जर्नल्स हमेशा करते हैं वो यहाँ भी की गई है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने ये कार्रवाई करने दी। जो स्टेडियम जिसका नाम इस वक्त पेशावर स्टेडियम रखा गया है, इस अगर इश्तिहार में देखें तो पेशावर क्रिकेट स्टेडियम उसका नाम रखा गया है। उसका नाम पेशावर क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, उसका पहला नाम अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम था और उसका अब का नाम जो है वो इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम है। ना पहला नाम रखा गया, चलें ये कह सकते थे ना गलती से पुराना लिख दिया, ना गलती से पुराना लिखा गया ना आज का लिखा गया।
बल्कि वो नाम लिखा गया जो उस क्रिकेट स्टेडियम का नहीं है। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम नहीं है। इमरान खान का नाम इसमें से हटाया गया। पैसा खैबर पख्तूनख्वा की उस आवाम का लगेगा, टैक्स के पैसे का, जिसने इमरान खान के नाम पर 2/3 अक्सरियत देकर इस हुकूमत को या इस हुकूमत को बनाया या इस सूबे की हुकूमत को बनाया। जो मैंडेट आवाम का है वो इमरान खान के नाम पे है। अब उसी हुकूमत ने उसका नाम इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रखा, जो इमरान खान ने मना किया लेकिन उन्होंने रखा अपनी मर्जी से। आज 11 कोर के कोर कमांडर और दूसरे साथी जो हैं उन्होंने उसको हटा के पेशावर क्रिकेट स्टेडियम उसका नाम रखा, और इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई, हमें तो पता नहीं है कि कोई एतराज़ किया, सब इस पर खामोश हैं। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, क्योंकि ऑफिशियल उसका नाम है, और फौजी जो जर्नल्स हैं या फौजी इदारे से बेहतर कौन जानता है कि ऑफिशियल नामों की क्या हुर्मत होती है। अभी चंद दिन पहले ही तो हमें ये बताया गया था, आपके सामने वो जो वीडियो थी एक दफ़ा फिर रख देते हैं, जहाँ पे वाइस रॉय स्टाइल की वो जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब या कर्नल साहब जो भी बैठे हुए थे, वो जो यूनिफॉर्म पहनकर और सारा रख रखाव पूरा ब्रिटिश था, वो बैठे हुए थे, साथ स्कॉटिश म्यूज़िक भी बज रहा था और साथ उसी तरीके से खाने भी खाए जा रहे थे। तमाम वहाँ पर जितनी भी डिकोर था, जो भी कल्चर था, वो सारे का सारा उसी बरतानवी फ़ौज का था जिसने हमारे बुज़ुर्गों को कोड़े मारे, तोपों के सामने बांध के उन्होंने उड़ा दिया। जी हाँ, तोपों के सामने बांध के पीछे गोले से उड़ा दिया जाता था ताकि लाश की बेहुरमती हो, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो दफन करते हैं, हिंदू जो हैं वो आपको पता जलाते हैं। जब तोप के गोले से आप उड़ा देंगे तो सर अलग हो जाता था, धड़ पूरा उड़ जाता था, लाश की बेहुरमती हो जाती थी। और जाहिर है यही वाली यूनिट्स थी उस वक्त, उनके नाम भी यही थे जो ब्रिटिश आर्मी ने बनाए थे, और उस वक्त ये सब कुछ करवाया जाता था। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये अपनी तरतीब भी ठीक नहीं करते। जिस वक्त पाकिस्तान बना था, 1947 में पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, तो उस वक्त ज़रा गौर कीजिए कि कल आपको बताएंगे तफसील, लेकिन आज आपके लिए छोड़ देते हैं ये सवाल, और ये जो रेजिमेंट है या ये जो यूनिट है इनके लिए छोड़ देते हैं। उस वक्त बादशाह सलामत कौन थे बरतानिया के, जिनके हम महकूम थे, जिनके हम ग़ुलाम थे, हम मतलब लार्जर इंडिया उस वक्त? वो ये वाली मलका तो नहीं थी जिनकी आपने तस्वीर लगाई हुई थी। तो वो जो मलका थी वो तो 1952 में शायद मलका बनी। कल आपको पूरी तफसील इसकी बताएंगे कल के व्लॉग में या शाम के व्लॉग में। 1952 में अगर ये मलका बनती हैं, आपको आज़ादी तो मिल गई थी इसी यूनिट से 1947 में, लेकिन आपने मलका जो 1952 में बनी, जिसके आप ग़ुलाम थे ही नहीं, हम तो पुराने वाले बादशाह के ग़ुलाम थे, जो मलका के वालिद थे उनके ग़ुलाम थे, 1947 में वही बादशाह थे। तब तो मलका जो थी वो ज़ाहिर है प्रिंसेस थी, जैसे प्रिंस चार्ल्स अभी तक प्रिंस थे, अभी वो बादशाह बन गए। तो 1952 वाली मलका की आपने तस्वीर क्यों लगाई हुई है समझ नहीं। अगर तो आप हेरिटेज पे वापस जाना चाहते हैं तो 47 में जब आप अलग हुए तो उस वक्त जो बादशाह था आप उसी की तस्वीर लगाएंगे, अगर आप उस हेरिटेज पे जाते हैं। और अगर आप लेटेस्ट हेरिटेज पे, मतलब हम अभी भी गुलाम इब्ने गुलाम, मतलब हम चले आ रहे हैं गुलामी के अंदर, आपने गुलामी को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है, तो फिर किंग चार्ल्स की लगाएं, अभी तो बादशाह वो है। ये हमारी समझ से बाहर है कि ना आपने वो लगाई ना वो लगाई, दरमियान में से क्वीन की लगाई। कहीं क्वीन तो हमारी अपनी भी है, आजकल पंजाब में भी तो हमारी रानी है ना, तो उन्हीं की तस्वीर ठोक दीजिए एक। मैं तो कहता हूँ लगे हाथ चले, अपनी तो होंगी ना, मेरी बाजी तो है ना। ये पराए, हमारी वो फुफ्फो तो नहीं लगती ना, आपकी लगती है ना मेरी लगती हैं, कि जिनकी तस्वीर लगाई हुई है क्वीन एलिज़ाबेथ की, या तो हमारी फुफ्फो लगती हो तो समझ आता है कि हमने अपनी, पंजाबी में पुआ कहते हैं हम, फुफ्फो भी कहते हैं, तो या तो हमने अपनी पुआ या फुफ्फो की तस्वीर लगाई हो तो समझ आती है। इससे तो बेहतर है मेरी बाजी की लगाएं, बनती भी आजकल। जैसे उनको हमने महारानी बना के, मतलब मुकम्मल तौर पर उन्हें पंजाब उनके नीचे दिया है, उनके हुक्म पर हज़ारों लोगों को सीटीडी ने कत्ल कर दिया है, तो उनकी बनती है फिर उस हिसाब से। जैसे उस ज़माने में उस वक्त के जो बादशाह थे, मलका बरतानिया के वालिद उस वक्त बादशाह थे, उनके कहने पर, उनके अहकामात पर तोपों के सामने बांध के लार्जर इंडिया, जिसमें बांग्लादेश भी था, इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था, हमारे बुज़ुर्गों को तोपों के आगे बांध के उड़ा दिया जाता था। उसी तरीके से आज की महारानी के अहकामात पर सीटीडी लोगों के जाली पुलिस मुकाबले करके उनको कत्ल कर रही है। तो मेहरबानी करके यहाँ पर मरियम नवाज साहबा की तस्वीर लगाइए, वो ज़रा फिर भी कोई उसका कोई रेलेवेंस बनता है। जो तस्वीर आपने लगाई उसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता, और इसी तरह जो आपने क्रिकेट स्टेडियम के साथ किया उसका भी कोई रेलेवेंस नहीं बनता। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस पर ख्याल करना चाहिए, थोड़ी शर्मिंदगी भी होनी चाहिए उन्हें कि वो ये क्या कर रहे हैं सबके साथ मिलके। और इमरान खान का नाम आपकी पार्लियामेंट ने रखा हुआ है, आपकी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने पास किया हुआ है, कोई हमने नहीं कहा था कि रखें, आपने खुद रखा हुआ है। आज के चीफ मिनिस्टर भी उसमें शामिल थे क्योंकि एमपीए थे, और बल्कि उस कैबिनेट में भी शामिल थे, वजीर थे। तो इसका आपको ख्याल करना चाहिए। ये बहुत ही अफसोसनाक, और मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस सब को देख के कि ये जो 11 कोर के कोर कमांडर या दूसरे जनरल्स काम करना चाह रहे हैं, वो आप उनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस तरीके से अवामी मैंडेट की बेतौकीरी करने दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो खबर है इंडिया से। अक्सर हम पाकिस्तानी जो हैं, आप ज़रा जंग पे तो तवज्जो देते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के माहौल पर और इंडिया पे खुसूसन हम तवज्जो नहीं देते, वहाँ की खबरों पर भी तवज्जो नहीं देते। ये दिया कीजिए, ये आपके लिए, आपके शऊर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता लगे आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर आप बाशऊर होंगे इन चीज़ों के बारे में, तो तभी चौधरी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और दूसरे मुल्क जो हमारी तरह के हैं या हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे वहाँ पर क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर 4 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुए हैं। एक छोटी स्टेट है, 3 बड़ी स्टेट्स हैं। बहरहाल 4 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुए हैं जिन्होंने अपसेट किया है। वहाँ पर ऐसा रिजल्ट आया है कि अब जो अगला इलेक्शन 2029 में होना है, 2029 में अगला इलेक्शन होगा, मोदी साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म होगी, तब देखते हैं आगे वो कंटिन्यू करते हैं, आगे इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं। 3 बार तो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, लेकिन इसमें मोदी को बहुत ज़्यादा सबकत मिली है दूसरी पार्टीज़ के ऊपर और अपोजिशन को तकरीबन तोड़ मरोड़ कर रख दिया है बीजेपी ने। ये पहली बार है कि कुछ सूबों के अंदर, अब रियासतों के अंदर, जो भारतीय रियासतें हैं उनके अंदर अब बीजेपी को हुकूमत मिली है। मसलन सबसे पहले असम में 126 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है। बीजेपी जो है उसने रिटेन किया है पावर को 3rd टर्म के लिए और इसमें उनके जो सीएम हैं वो री इलेक्ट हो गए हैं। ये असम के अंदर बीजेपी ने कंटिन्यू किया है। वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके ऊपर हिट नहीं हुआ। दूसरी रियासत जिसमें इलेक्शन हुआ वो केरला है, जिसमें 140 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ और वहाँ कांग्रेस जीती। वहाँ पर पहले कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी, जो हुकूमत थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आया और कांग्रेस को वहाँ हुकूमत मिली। ये एक ही जगह ऐसी है जहाँ मोदी की पार्टी हटी और कांग्रेस आई। तीसरी जो रियासत है वो तमिलनाडु है। उसके अंदर एक एक्टर जिन्होंने 2024 में पार्टी बनाई, ये बहुत बड़ा अपसेट हुआ इंडिया के अंदर। 2024 में ये तमिल फिल्मों के एक एक्टर हैं, विजय इनका नाम है। इन्होंने 2024 में एक पार्टी बनाई जो आम इंसानों के लिए थी, जिसमें करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद की, स्टेटस को तोड़ने की बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात की, आवाम की अवामी तरीके से खिदमत की बात की। जिस तरीके से नेपाल में हुआ उसी तरीके से तमिलनाडु में, जहाँ पर 234 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हुआ, काफ़ी बड़ी रियासत है ये, वहाँ पर जो एक्टर विजय हैं उनकी पार्टी है टीवीके, उन्होंने 108 नशिस्तें जीती हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सामने आई है। शायद अब वो मिस्टर विजय जो हैं वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और देखना होगा आने वाले दिनों में कि वो किसके साथ इलाहाक करते हैं। बहरहाल ये एक मेजर अपसेट वहाँ पर हुआ है। फिर वेस्ट बंगाल, ये सबसे बड़ा मेजर अपसेट हुआ है। यहाँ 294 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ। बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है, 206 सीट्स वाइट वॉश कर दिया बीजेपी ने। हालांकि वहां पर मुकाबला था उनका ममता बनर्जी के साथ, जो पिछले 15 साल से लगातार वहां जीत रही थी और चीफ मिनिस्टर बन रही थी। अब ये जो 2 बड़े अपसेट हुए हैं, एक एक्टर विजय जो है न्यू कमर, जो नई जनरेशन ने उनको फॉलो किया और उनको वोट किया, एक उनकी गवर्नमेंट बनी, और दूसरा जो वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी, जो इस वक्त आप ये कह लीजिए क्योंकि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वहाँ पर मामला उस तरह का तो नहीं है जैसे बिलावल साहब वाला है, लेकिन तकरीबन मिलता जुलता मामला ही है। जो कांग्रेस के इस टाइम रुए रवा हैं, राहुल गांधी, उनका भी हाल वही है। उतना बुरा नहीं है मैं बता रहा हूँ जितना बिलावल का है, क्योंकि उन्होंने बड़ी एफर्ट किया और अपने आप को बहुत बेहतर किया है, हिंदी भी अपनी बोलना शुद्ध की है। बहरहाल उनकी बहन जो हैं वो ज़्यादा मेरे ख्याल से केपेबल हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो बिलावल से बहुत उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, लेकिन फिर भी मोदी के सामने उनकी पर्सनैलिटी जम नहीं पा रही। तो कांग्रेस के तो बुरे ही हालात थे, लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी, आप ये कह लीजिए कि अपोजिशन का मेन या वन ऑफ द मेन फेसेस जो थे मोदी के खिलाफ, वो ममता बनर्जी को समझा जाता था। उनको उनकी जो अपनी सीट थी जहाँ से उन्होंने खुद इलेक्ट होना था, वहाँ से भी 15,000 वोटों से शिकस्त हुई। तो ये बहुत ही मेजर अपसेट हुआ है। इसका नताइज क्या होंगे आने वाले दिनों में इसके, ये तो आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ रियासतों के इलेक्शन है, कोई उनके सेंट्रल इलेक्शन तो नहीं है। इसको आप सेमीफाइनल समझिए। इस वक्त इंडिया की जो तकरीबन 29 गालिबन वहाँ पर रियासतें हैं, उनमें से अब 21 या 28 हैं या 29 हैं, बहरहाल 21 रियासतों के अंदर अब जो मोदी या मोदी का जो कोलिशन है उनकी गवर्नमेंट है। मतलब मोदी ने ज़्यादातर, सेंटर की गवर्नमेंट तो है ही है जिसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन जो रियासतों की गवर्नमेंट है, उनकी सूबों की गवर्नमेंट समझ लें, वो भी 21 की गवर्नमेंट उनके पास आ गई। इससे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि शायद अवाम जो है वो 2029 के अंदर इलेक्शन होगा, अब से तकरीबन 2-2.5 साल के बाद, उस इलेक्शन में भी शायद बीजेपी लैंडस्लाइड करे। ये जहन में रखिए कि आज से 1.5 साल पहले जब मोदी का इलेक्शन हुआ तो उसमें मोदी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि मोदी हारते हारते रह गए थे, बड़ी मुश्किल से ही मेड इट। लेकिन आफ्टर दैट उन्होंने फिर अपने कदम जो जमाए हैं। यहाँ से ये भी समझिए कि मोदी नफ़रत की सियासत करते हैं, मोदी जो है वो मज़हब की सियासत करते हैं, मोदी नेशनलिज्म की सियासत बहुत सारी करते हैं।
और मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी ऐसी आवाज़ें जो तनकीदी हों उन्हें दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। एक किस्म के वो भी हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरह ही हैं कि दबा के काम रखते हैं। तो वहाँ पर इस वक्त उनका भी बहुत चर्चा हो रहा है, लेकिन ये जहन में रखिए कि वहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान हैं या अक़लियतें हैं उनके लिए किसी सूरत भी अच्छी खबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर के लिए, स्पेशली कपास के लिए, कॉटन के लिए। उसका नाम है सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान। इसकी कोई 100 एकड़ के करीब इसका रकबा है। 1970 से ये कायम है। अभी तक इसने 40 के करीब नई वैरायटीज़ जो कपास की हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं या उन पर रिसर्च की है। अब कमिश्नर मुल्तान ने यह फैसला किया है कि इस इंस्टीट्यूट की 15 एकड़ ज़मीन जो है वो छीननी है, जहाँ पर रिसर्च होती, कपास लगाई जाती है, और उस पर अशराफिया के लिए मुल्तान में जिम खाना जो क्लब है वो बनाया जाना है। हालांकि वहाँ पर कैंट के पास भी बहुत सारी ज़मीन है, फौजी इदारों के पास भी बहुत ज़मीन है, रेलवे के पास ज़मीन है, किसी और तरफ नहीं गए। उन्होंने ये फैसला किया कि इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ज़मीन छीनते हैं, क्योंकि रिसर्च से, पढ़ने से, पढ़ाने से, यूनिवर्सिटियों से तो कोई शगफ नहीं। और उन्होंने भी ये देखा कि कौन सी सेफ जगह होगी जिसकी ज़मीन मैं छीनूँ तो मरियम साहबा मुझे शाबाश देंगी, और उन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को चुना है। और अब उसकी 15 एकड़ ज़मीन छीन के वहाँ पर जिमखाना बनेगा। चंद दिन पहले हमने आपको एक बोर्ड दिखाया था जो रावलपिंडी जिमखाना में लगा था कि जो खादमाएँ हैं, मेड्स हैं, वो इस हद से आगे नहीं जा सकती उस क्लब में। तो मुल्तान में भी ये वही वाला बोर्ड लगाएंगे जिसमें आम शहरी नहीं जा सकेगा, सिर्फ अशराफिया उसके अंदर शामिल हो सकेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे पंजाब के अंदर आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून जब नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए, उसमें एक सरकारी हज का प्रोजेक्ट भी था। असल में तो सरकारी हज जो था वो बेवाओं, नादार, गरीबों के लिए था, रियासत करवाती थी जिनका कोई आसरा नहीं होता था, लेकिन उस पर सहाफ़ियों को भेजा गया और धड़ाधड़ भेजा गया। आप सबको याद है हमारी बहुत ही मशहूर बहन आसमा शराजी साहबा, उनको सारे प्यार से सरकारी हाजन कहते हैं, लेकिन अब तो वो औरत कार्ड एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि आप ज़रा सी उन पर प्रोफेशनल तनकीद करें तो वो औरत की हुर्मत का कार्ड बाहर ले आते हैं। काम सारे डालती हैं वो। इस्लामाबाद के अंदर इतना बड़ा माशाल्लाह उन्होंने घर लिया कि उनकी तनख्वाहें जमा करें तो मेरा ख्याल है उस घर का शायद वो गेट भी ना खरीद सकें, मेरा ख्याल है, मेरा तासुर है। लेकिन इतना बड़ा घर है उनके पास माशाल्लाह से, अगर आप उस पर सवाल पूछ लेंगे तो औरत कार्ड जो है वो बाहर निकल आएगा। उन्होंने शुरू किया था ये सरकारी हज, और अब उससे मतलब उनसे पहले भी हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने भी इसका शरफ हासिल किया था। उनके ऊपर मतीउल्लाह जान साहब ने एक प्रोग्राम भी किया था। और अब ये पता चल रहा है, ये बेनज़ीर शाह साहबा ने खबर शेयर की है कि 3200 जर्नलिस्टों को अब पंजाब के अंदर, स्पेशली लाहौर के अंदर 3200 प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। एक प्लॉट की कीमत अगर आप 50 लाख लगाएं तो 3200 को 50 लाख से आप मल्टीप्लाई कर लें तो खुद ही सोच लीजिए कि ये कीमत कितने में जाती है। अब ये नई खरीदो फरोख्त है। अब मुझे ये बताइए कि जब ये प्लॉट मिलेगा तो नस्ल दर नस्ल फिर वो सरकारी हाजियों की तरह और सरकारी हाजरों की तरह शरीफ ख़ानदान के ही नोए लिखेंगे, शरीफ ख़ानदान की तारीफ़ें लिखेंगे, शरीफ ख़ानदान के ही आप ये कहिए को इकबाल बुलंद करेंगे, वो कभी सच्ची सहाफ़त तो कर नहीं सकेंगे। तो 3200 प्लॉट जो है वो अब पटवार खाना के अंदर, मतलब पंजाब के अंदर अब ये दिए जा रहे हैं सहाफ़ियों को, और उसके साथ ही साथ सहाफ़ियों की बेटियों की शादी पर ग्रांट भी दी जाती है, उसको भी डबल करने का फ़ैसला किया गया है। ये सब वो ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, कलम ख़रीदे जा रहे हैं, और इसका मकसद एक ही है कि इनमें से कोई सच ना लिख सके। इनके कलम के अंदर अपनी स्याही भर दो और फिर ये वही लिखें जो हम इनको कहें, जो हम होते हुए पहले देख भी रहे हैं। आगे चलते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कल टेलीविज़न पर कहा कि इमरान खान के साथ 90% अवाम ज़रूर होंगे, मगर तहरीक इंसाफ में जो लोग इमरान खान को रिहा करवाने की कोशिशें कर रहे हैं उन सब की तो इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें होती रहती हैं, मतलब उनका तो सब कुछ बहुत गूढ़ा चल रहा है। तो ये कैसे इमरान खान को रिहा करवाएंगे? ये वही सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं जिनसे हमारी पार्टी की सारी लीडरशिप जाकर मिलती थी 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर। तो जाहिर है उनको कोई ना कोई इदराक होगा कि अंदर खाते क्या हो रहा है। अब वो ये बयान दे रहे हैं। अगली खबर आपके सामने, नौरीन न्याजी साहबा का बयान। वो कहती हैं कि हमें लोग बताते हैं कि हमें रोका गया है कि आप अडयाला जेल मत जाएं। बहाना ये बनाया जाता है कि इस बार आपकी बारी नहीं है अडयाला जाने की। कभी साउथ की बारी लगा देते हैं, कभी नॉर्थ की, कभी किसी की। आवाम की तादाद को कंट्रोल करते हैं। इतनी बड़ी खवातीन विंग है, वुमेन विंग है, दीगर विंग्स भी हैं, असम्बलियों के मेंबरान हैं, ये सब क्यों नहीं आते? नौरीन खान न्याजी साहबा पूछ रही हैं, जिनका अपना बेटा इस वक्त मिलिट्री कोर्ट से ना हक
सदा लेकर कैद काट रहा है। और उनका अपना भाई इमरान खान जो है वो भी 300 के करीब मुकदमात के अंदर, जाली झूठे मुकदमात के अंदर मगवी हैं इस वक्त आसिम मुनीर के। वो ये सवाल पूछ रही हैं और जाहिर है उनका जायज़ सवाल है कि सब लोग चलें, 2 बारियां लगा लें और नहीं तो, और वो भी वाज़े तौर पर हों, लिस्टें बनी हों, पता हो किसने किस टाइम पे आना है, और वो बारी लगकर फिर लिस्टें जारी हो के लोग आएँ। आज भी इमरान खान साहब की बहनों ने सबको कहा हुआ है कि आज लोग सारे तशरीफ़ लाएं। देखते हैं आज कितने लोग इस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं। करना तो चाहिए, सभी को जेल के सामने पहुंचना चाहिए। अगली खबर एक और बयान, खुर्रम ज़िशान सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं जो बहक गए, जो डर गए, उन पर अफसोस है। अफसोस उन पे है जिन्हें खान ने अपनी गोद में पाला, स्कूल की निक्कर से लेके सीधा वास्कट पहनाई और आज वो इलेक्टेबल बने फिरते हैं। और उन्होंने कहा कि जाहिर है जो डर गए, जो बिक गए, उन पर उतना अफसोस नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्टेबल बने फिरते हैं और वास्कटें पहन के फिरते हैं, इन पर बहुत अफसोस है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही एक बड़ी सीनियर शख्सियत ने मुझे एक और तहरीक इंसाफ की ही शख्सियत के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, जिनके बारे में उनका क्लेम यह है कि बहुत सारी करप्शन हो रही है। मैं इस तहरीक के अंदर और इमरान खान साहब के साथ एक कॉज की वजह से हूँ, और मेरा वो जो कॉज है, जो मेरी वजह है उनके साथ होने की, वो यही है कि करप्शन के खिलाफ बोलना है। अब ये नहीं हो सकता कि कोई अपना उसमें मुलव्वस हो तो नहीं बोलना, या किसी अपने के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात हों तो वो बात नहीं उठानी, और कोई पराया हो तो उस पर उठानी है। ये मेरे से काम नहीं होगा। हाँ, मैं ये ज़रूर करूँगा कि मैं ऐसे ही वो सब कुछ आपके सामने नहीं रखूँगा, पहले उसकी खुद कुछ तहकीक करूँगा, उसके बाद जिन पर इल्ज़ामात हैं उनको सवालनामा भेजूँगा, वो चीज़ें भेजूँगा, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा कि ये आप पर जो इल्ज़ामात हैं इस पर आप क्या कहते हैं, और जो उनका जवाब होगा दोनों चीज़ें फिर आपके सामने रखूंगा, ताकि महज किसी की किरदारकुशी ना हो। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई के एमएनए शफकत अब्बास ने कहा है कि 2 माह में असम्बली से निकाले जाने का खदशा है। उन समेत मुतद्दद एमएनएज़ को दोबारा असम्बली से निकाला जाएगा, जैसे पहले पीटीआई के कुछ एमएनएज़ को निकाला गया। लेकिन इससे कोई फ़र्क शफकत साहब नहीं पड़ेगा, ना हमारे असम्बली में होने से यकीन करें कोई फ़र्क है, बल्कि ना होने से बेहतरी होगी। इसलिए आप अच्छी बात करते हैं टीवी पर जब बैठते हैं, नपी तुली बात करते हैं। मैं ये कहूँ कि जिस दिन आप नहीं रहेंगे एमएनए, तो यकीन कीजिए आप और भी नपी तुली करेंगे, आपकी बात जो है वो और भी उसमें शोला बयानी होगी दूसरे साथियों की भी। और उन्होंने टीवी पर यह भी माना कि जो कुछ हमें इमरान खान के लिए मीन सबको एक पार्टी के तौर पर करना चाहिए था, वो हम करने में नाकाम रहे हैं। ये उनकी, मैं ये कहूँगा कि अच्छाई है कि वो कम अज़ कम ये बात मानते हैं और टेलीविज़न पर इसे कन्फेस करते हैं। बाकी तो आप किसी को ये बात कहें तो लोग उल्टा आपसे लड़ना शुरू हो जाते हैं। अगली खबर आपके सामने रखनी है। ये एक ऐसी पोस्ट है जो रेहाम खान साहबा ने भी की, बहुत सारे लोगों ने की। हमें नहीं पता ये कितनी सच्ची है, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक तो इसको डिनाई कर रहे थे, लेकिन अब ये एक अजीब सी पोस्ट सामने आई है। वो ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में मेरा कोई ज़ाती फ्लैट नहीं, ना ही मेरे पास इतनी माली इस्तात है कि मैं वहाँ 8 अरब के फ्लैट्स खरीद सकूँ। चंद माह कबल मुझे मालूम हुआ कि मेरे नाम, दस्तखत और शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ 8 फ्लैट्स मेरे नाम मुंतकिल कर दिए गए। मैंने टावर मालकान को मुतअद्दिद बार मुत्तला किया कि ये फ्लैट्स मेरे नाम से हटा दिए जाएं, मगर उनका कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। कल रात मुझे मालूम हुआ कि ये तमाम फ्लैट्स मेरे सोशल मीडिया मैनेजर ने मेरे नाम पर ख़रीदे थे, और बैंक ने भी मेरे इल्म के बगैर अदायगियाँ उनकी कर दी और मुंतकिल कर दिए पैसे। याद होगा आपको मकसूद चपरासी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शहबाज शरीफ और उनके बेटे के केस में भी पहले सामने आ चुकी हैं कि कैसे चपरासियों के नाम पर फ्लैट्स खरीदे जाते थे। अब इसमें साद रफ़ीक साहब का बड़ा ओपन कल परसों बयान था कि मेरा किसी किस्म का कोई अपार्टमेंट नहीं, मेरा कोई लेना देना इस बिल्डिंग के साथ है ही नहीं। रेहाम खान साहबा ये पोस्ट कर रही हैं जो आपके सामने रखी हैं, आप पता नहीं तमस्खर उड़ा रही हैं उनका, कोई ये मज़े का खेज़ या कोई मज़ाहिया ये पोस्ट है, लगती तो नहीं है। सीधा सीधा इल्ज़ाम है कि उनके सोशल मीडिया मैनेजर के पास 8 अपार्टमेंट्स हैं। ये हमें इसकी अथेंटिसिटी का नहीं पता, जो हुआ है वो आपके सामने रख दिया है। उसके बाद बाजोड़, पाकिस्तान का जो ज़िला बाजोड़ है अफ़गानिस्तान की सरहद पर, वहाँ पर अफ़गान सूबा कुन्नड़ के मशरान के दरमियान मुआहदा हुआ, इधर से बाजोड़ उधर से कुन्नड़, और जो मशरान थे, जिरगा था, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब दोनों तरफ से फायरिंग नहीं होगी। हर 3 महीने के बाद एक मीटिंग होगी और रीअसेस करेंगे जो अमन अमान की सूरत हाल है, और कहा है कि बातचीत से मामला हल करने हैं, फायरिंग से नहीं करने। हम पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन फील्ड मार्शल साहब को बड़ी ज़ोर से वहाँ पर जंग शुरू करनी थी और बार बार वहाँ पर जंग शुरू करने की कोशिश की गई। शुक्र है कि अब बातचीत को मौका दिया जा रहा है। ये जिसने भी किया है, ये फील्ड मार्शल ने किया, जिसने भी किया ये बातचीत का काम शुरू किया, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इससे मासूम जानें दोनों तरफ जो हैं वो बचेंगी। आगे बढ़ते हैं। दोबारा हमारी किस्मत में वही खबरें, क्योंकि सालसी वाला काम नीचे गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान में फ़ौजी पोस्ट पर एक और हमला, किसी ने अपने आप के साथ बम बांध के हमला कर दिया।
7 अफराद उसमें ज़ख्मी हुए हैं। खारजी दहशतगर्द जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है वो टकरा दी फ़ौजी चेक पोस्ट के साथ। मतलब वही खबरें जो सालसी से पहले रोज़ हमें मिलती थी, अब दोबारा तकरीबन हर व्लॉग में मुझे आपके सामने वो खबरें रखनी पड़ रही हैं। मुझे समझ नहीं कि दहशतगर्द क्यों इतने दिन छुट्टी पर रहे, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। जंग की खबर अगर क्विकली रख दें, मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत जो तरबियत व तालीम है, उसने तालीमी इदारे बंद करने और ऑनलाइन क्लासेस का अगले एक हफ्ते के लिए दोबारा कह दिया है। क्योंकि आपको पता है कि ईरान के 4 रॉकेट्स, बाद में उन्होंने कहा कि हमने 12 जो उनके रॉकेट थे, मिसाइल थे, उनको इंटरसेप्ट किया। फिर कुछ खबरें थी 20 इंटरसेप्ट किए। ईरान ने कहा कि हमने ये हमले नहीं किए, हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी सोशल मीडिया पर बातचीत चल रही है कि क्योंकि करप्शन का एक ट्रायल हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है नेतन्याहू की, और वो उसमें अपीयर नहीं होना चाहते और इसलिए वो दोबारा जंग छेड़ रहे हैं और ये सारे काम कर रहे हैं ताकि उन्हें कोर्ट के अंदर अपीयर ना होना पड़े। और जो इजरायली मीडिया है उसके मुताबिक उन्होंने अदालत से छुट्टी भी मांग ली है कि क्योंकि जंग का माहौल फिर बन गया है, तो मैं इस वक्त आपके सामने आके इन्वेस्टिगेशन नहीं भुगत सकता। तो ये भी एक इसकी साइड है। उसके साथ ही साथ द हिल ने, एक जरीदा है, उन्होंने एक नया पोल करवाया है अमेरिका में, और वो कहते हैं कि अमेरिका की जो मेजॉरिटी है वो कहते हैं कि जहनी तौर पर सदर ट्रंप जो है वो फिट नहीं है अमेरिका की क़यादत करने को। ये अमेरिका की मेजॉरिटी ये समझती है द हिल के मुताबिक कि उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो जहनी मरीज़ हैं, वो अमेरिका को लीड करने के काबिल नहीं है। ये द हिल कह रहा है, उनकी ये बातचीत है। फिर मीशा शफ़ी और उसके साथ साथ जो एक केस था उन